Hello, dear bankers. Welcome to EduTap. I hope you all are doing great. मेरा नाम निशा ढिल्लों है और आज जो मैं सेशन लेकर आई हूँ आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सभी के लिए जो कि या तो जैप के लिए फर्स्ट टाइम अपीयर करने वाले हैं 2026 में या फिर उनके लिए जो ऑलरेडी अपीयर कर चुके हैं लेकिन समहाउ कुड नॉट क्वालिफाई द एग्जाम। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम्स के नवंबर 2025 के क्वेश्चंस के बारे में जो एग्जाम में अपीयर हुए। बट बिफोर मूविंग हेड लेट मी टेल यू वन थिंग कि दीज आर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस। ऑनलाइन एग्जाम होता है, कुछ एज सच आप क्वेश्चंस का जो रिकॉर्ड है या कुछ ऐसा आपको मिल नहीं सकता। सो दीज आर जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ आवर स्टूडेंट्स हु हैव अपीयर्ड इन द एग्जाम और उन्होंने बताया हमें कि यहाँ से ये क्वेश्चन आया है, यहाँ से इस तरह का क्वेश्चन आया है, केस स्टडी यहाँ से आई है एंड ऑल दैट, राइट। तो उसके बेसिस पर हमने ये क्वेश्चंस का डेटा जो है ये बिल्ड किया है। सो दिस इज गोइंग टू बी पार्ट वन जिसमें कि हम अराउंड 35 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। आपने साथ साथ अटेम्प्ट करना है। अगर आप फ्रेशर हो, है ना, यू आर रीडिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, तो आपको कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे समझ हो सकता है ना आए, लेकिन आपने ये चीज़ें अच्छे से देखनी है, सुननी है, समझनी है, सो दैट जब आप ये कॉन्सेप्ट्स पढ़ो आपको पता हो कि यार अच्छा लास्ट टाइम ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है जी। अगर आप ऑलरेडी अपीयर कर चुके हो और आपको इन कॉन्सेप्ट्स की नॉलेज है तो आपको पॉज करना है बीच बीच में वीडियोस को एंड ट्राई टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस योरसेल्फ। आपको एक अच्छा बेहतर आइडिया लगेगा। ओके, सो बिफोर मूविंग हेड आई वांट टू टेल यू कि हमने प्रिपेयर की एक डॉक्यूमेंट जिसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पीवाईक्यूज सिंस 2023 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो है वो मिल जाएंगे। आपकी स्ट्रैटेजिक प्रिपरेशन में ये बहुत मदद करेंगे। The link is given in the description and this document is absolutely free of cost. So you definitely check it out. So for the first question, we have priority sector lending. अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हमेशा प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के सारे नॉर्म्स, अपडेटेड नॉर्म्स को अच्छे से याद करके जाना है। क्या होता है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग? प्रायोरिटी सेक्टर बेसिकली वो सेक्टर्स हैं जो बहुत लार्ज पॉपुलेशन को इम्पैक्ट करते हैं और जॉब क्रिएशन में मदद करते हैं। ठीक है, ये बहुत सालों तक अंडर सर्व्ड थे, इसीलिए ऐसे नॉर्म्स बनाए गए कि भाई बैंक्स को या जितने भी क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस हैं इन्हें पैसा जो है वो क्रेडिट पर देना है प्रायोरिटी सेक्टर्स को। ठीक है, गवर्नमेंट ने ऐसा रूल बनाया कि जितने भी बैंक्स हैं उनको प्रायोरिटी सेक्टर्स को पैसा जो है अपना प्रायोरिटी पर देना है। प्रायोरिटी मतलब एक परसेंटेज फिक्स्ड है, इतना पैसा तो प्रायोरिटी सेक्टर में जाएगा ही, सो दैट वो अंडर सर्व्ड ना रह जाए। ऐसा ना हो कि उनके पास, बेचारों के पास क्रेडिट की अवेलेबिलिटी नहीं है उन सेक्टर्स के पास, जबकि वो इकोनॉमी में इतनी बड़ी कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, राइट। सो इसके नॉर्म्स के हिसाब से, अब जिनको तो वो टेबल याद है ना, जिन्होंने कोई भी क्लास अटेंड करी है, टेबल याद है, तो उनको पता होगा कि कमर्शियल बैंक्स, फॉरेन बैंक्स अबव 20 ब्रांचेस, है ना, या फॉरेन बैंक्स विद लेस देन 20 ब्रांचेस, आरआरबीज। तो इन सब के लिए अलग अलग सेगमेंट थे कि एग्रीकल्चर में कितना पैसा जाएगा, है ना, और बाकी चीज़ों में कितना पैसा जाएगा। तो उस टेबल के हिसाब से या प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स के हिसाब से आरआरबीज को, या आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो इसमें आरआरबीज की बात पूछी गई है, रीजनल रूरल बैंक्स, कि दे मस्ट एलोकेट 18% ऑफ एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट और सीईओ बीएसई विच एवर इज हायर टू एग्रीकल्चर। सो पहले तो देख लेते हैं ये एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, है ना, ये और सीईओ बीएसई, क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ ऑफ द बैलेंस शीट एक्सपोजर्स। ठीक है, दिस इज सीईओ बीएसई, एस और जुड़ गया इसमें, अपडेटेड इसकी जो एब्रीविएशन है उसमें। ठीक है, सो इन दोनों को कंपेयर करते हैं और 18% देखा जाता है व्हेन इट कम्स टू एग्रीकल्चर। सो दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। 18% ऑफ एएनबीसी या सीईओ बीएसई विच एवर इज हायर, दिस गोज टू एग्रीकल्चर सेगमेंट। ठीक है, अब जिनको तो याद है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं, जो नहीं याद उनको आरआरबी इसका मैं साथ साथ बता रही हूँ। ठीक है, लेकिन टाइम की कमी की वजह से पूरा कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे रिवाइज नहीं करेंगे। जो क्वेश्चन से रिलेटेड है बस उतना ही पार्ट मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगी। सो आउट ऑफ एग्रीकल्चर टारगेट 10% ऑफ ए एन बी सी मस्ट बी लेंड टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। तो जो छोटे लेवल पर या मार्जिनल फार्मर्स हैं उनके लिए क्या 10% ऑफ ए एन बी सी अलग रखना है? यस, इट मस्ट बी लेफ्ट आउटसाइड फॉर द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। ठीक है, पीएसएल लिमिट फॉर नॉन कॉर्पोरेट फार्मर्स इज 12%। क्या ये 12% है? नहीं, ये 14% है। ठीक है, नॉन कॉर्पोरेट फार्मर्स जो होते हैं इसमें तीन कैटेगरीज हैं। ठीक है, 18% पहले आपको याद रखना है, दैट इज ए एन बी सी या सीईओ बीएससी विच एवर इज हायर। फिर आपने याद रखना है उसमें से 14% दैट इज फॉर द एनसीएफ्स, दैट इज नॉन कॉर्पोरेट फार्मर्स, एंड उसमें से 10% हैज टू बी फॉर व्हाट?
योर SMF, स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स। ठीक है, तो ये यहाँ पर स्टेटमेंट जो है ये सही नहीं है, थर्ड स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, पहली दूसरी सही है बिकॉज ये 14% है। एग्रीकल्चर लिमिट फॉर RRBs इज नॉट एप्लीकेबल टू NCFs, क्या ऐसा है? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, अभी मैंने आपको बताया कि 14% एप्लीकेबल है, सो इट कांट बी ट्रू। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है दैट विल बी ऑप्शन A, 1 and 2। As per the revised MSME classification, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज MSME का फुल फॉर्म है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली स्टेट्स द टर्नओवर लिमिट ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज। देखो, ये जो MSME का कॉन्सेप्ट है ये बेस्ड है दो चीजों पर। आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है इन प्लांट एंड मशीनरी एज अ बिजनेस, एज अ कंपनी, और आपका टर्नओवर कितना है। ठीक है, तो ये दो लिमिट्स के बेसिस पर डिसाइड होता है कि आप मीडियम माइक्रो एंटरप्राइज हो, स्मॉल एंटरप्राइज हो या मीडियम एंटरप्राइज हो। तो इसमें जो टर्नओवर की लिमिट्स हैं वो हैं 10, 100 एंड 500 CR, यानी कि आपकी जो साल की सेल्स है दैट शुड बी, अगर तो 10 करोड़ तक है तो आप माइक्रो कहलाए जाओगे, अगर ये 100 करोड़ तक है तो आप स्मॉल कहलाए जाओगे, अगर ये 500 करोड़ तक है तो आप मीडियम कहलाए जाओगे। ठीक है, सेल्स जितनी आप साल में कर रहे हो, जो रेवेन्यू जनरेशन आप कर रहे हो, सो इसके बेसिस पर डिसाइड होगा आप माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज हो या नहीं। क्या सिर्फ यही क्राइटेरिया? नहीं, इन्वेस्टमेंट भी देखनी है, लेकिन कितनी इन्वेस्टमेंट देखनी है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है, क्वेश्चन डज नॉट आस्क यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बट इट आस्क द टर्नओवर लिमिट्स। ठीक है, तो हम टर्नओवर के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो द फर्स्ट स्टेटमेंट सेज अ माइक्रो एंटरप्राइज मस्ट हैव एन एनुअल टर्नओवर ऑफ 10 करोड़। अब माइक्रो का 10 करोड़ है, बिल्कुल है, तो ये सही हो गई फर्स्ट स्टेटमेंट। अ स्मॉल एंटरप्राइज मस्ट हैव एनुअल टर्नओवर ऑफ 100 करोड़, तो ये भी बिल्कुल सही है ना, स्मॉल का 100 करोड़ है यहाँ पर। A micro enterprise must have a minimum turnover of 5 CR। मिनिमम टर्नओवर माइक्रो का 5 CR होना चाहिए, नहीं, ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं टर्नओवर के बारे में, है ना, विच इज 10 CR, तो ये सही नहीं है। अ स्मॉल एंटरप्राइज इज डिफाइंड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर एंड नॉट इन्वेस्टमेंट, ये भी सही नहीं है, बिकॉज हर एक तरह की इंटरप्राइज के लिए हमें इन्वेस्टमेंट भी चाहिए और हमें टर्नओवर भी चाहिए। ठीक है, तो ये भी सही नहीं है, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है दैट विल बी ऑप्शन ए। Sunrise and sunset sector represent two contrasting stages of industry revolution. Which of the following statement is correct? अब देखो, when we talk about आपके सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, तो ये तीन तरीके से बाइफरकेट हो सकते हैं, उसमें से एक तरीका है ऑन द बेसिस ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल के बेसिस पर कि वो फ्यूचर में कैसा परफॉर्म करेगी, उसके बेसिस पर दो बाइफरकेशन हो सकती हैं, सनराइज एंड सनसेट। ठीक है, सनराइज एंड सनसेट। तो मुझे एक बात बताओ, सनराइज क्या होता है? सूरज ब्राइट शाइन कर रहा है, और सनसेट क्या होता है? सूरज ढल रहा है, बाय बाय बोल रहा है ना। सेक्टर्स में भी यही याद रखना है, जहां पर तो सूरज ब्राइट चमक रहा है वो तो है सेक्टर्स जो कि उनमें बहुत ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है, अभी बहुत ज्यादा ग्रोथ करेंगे, जॉब अपॉर्चुनिटी सीख करेंगे, इन्वेस्टर्स उनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, एक्सपैंड करेंगे, नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। सनसेट मतलब सूरज ढल चुका है, बाय बाय हो चुका है, जॉब्स यहाँ पर लॉस्ट होनी स्टार्ट हो जाती हैं, इन्वेस्टमेंट्स का ख्याल इनसे हटना स्टार्ट हो जाता है, ग्रोथ का पोटेंशियल इनमें रहता नहीं है, ऑब्सोलीट, पुरानी टेक्नोलॉजी का ये इस्तेमाल करते हैं, ऑब्सोलीट। राइट, सो पढ़ लेते हैं कौन सी स्टेटमेंट्स यहाँ पर मैच कर रही हैं। सनराइज सेक्टर, सनराइज सेक्टर्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय हाई ग्रोथ पोटेंशियल, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, while sunset sectors show declining demand and outdated technology। ये तो बिल्कुल सही बात है ना, पढ़ते ही समझ आ गया हमें। Sunrise sectors usually attract fresh investment and policy support, whereas sunset sectors face reduced investment and gradual phase out। This is also true। investment कम होते रहती है और धीरे धीरे phase out हो जाते हैं। For example, वो कैसेट्स आती थी ना पुराने जमाने में हमारी, ऐसे वाली, है ना, जो लोग इतने पुराने हैं वो समझ पाएंगे। ठीक है, तो वो कैसेट्स, अब वो जमाना नहीं है ना, DVDs एंड ऑल, तो दैट इज व्हाट दैट गॉट फेस्ड आउट, सो दैट इज अ पार्ट ऑफ सनसेट सेक्टर। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज typically expand in sunrise sector and shrink in sunset sectors। ये भी बिल्कुल सही बात है, जो सनराइज सेक्टर है क्योंकि वहां पर अभी इन्वेस्टमेंट आ रही है, नई टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, नई नई चीज़ों को, अपना जो कस्टमर बेस है वो बढ़ा रहे हैं, सब कुछ एक्सपैंड हो रहा है, तो ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट जो है यहाँ पर ज़्यादा जनरेट होगी, लोगों को नौकरियाँ मिलेंगी इन सेक्टर्स में। यहाँ पर उल्टा है ना, यहाँ पर श्रिंक हो रही है, तो ये भी बिल्कुल सही है।
Sunrise sectors depend largely on legacy system while sunset sectors depend on emerging technologies. ये बिल्कुल उल्टी बात कह दी है ना, तो ये सही नहीं है, पढ़ के ही मुझे पता चल रहा है कि ये बात हो रही है emerging technologies की. So this is not true. कौन सा सही है? 1, 2 and 3. So correct answer will be option A. In the context of foreign direct investment in India's pharmaceutical sector, दवाइयों वाले सेक्टर में, ठीक है, दवाइयां बना दी मैंने, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. ठीक है जी, तो एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि बाहरी देश से कोई आकर आपका बिजनेस में कितना पैसा लगा सकता है. एंड व्हेन आई से बिजनेस में कितना पैसा लगा सकता है, आई डोंट मीन बाइंग द शेयर्स और जस्ट बाइंग द शेयर्स, आई मीन एक्चुअली टेकिंग ओवर द बिजनेस, एक्चुअली बीइंग द ओनरशिप, मतलब द ओनर टू द बिजनेस, राइट, दैट इज एफडीआई. तो इसमें से कौन सी चीजें करेक्ट है? अब एफडीआई की लिमिट्स के लिए ना मैं आपको बता दूं, वी हैव 2 to 3 टेबल्स है ना. एक या तो एक्सटेंडेड टेबल, अगर आप मेरे कंटेंट से पढ़ रहे हो या एड्यू टैब से पढ़ रहे हो, तो एक या दो टेबल्स या एक टेबल है बेसिकली, वो अलग अलग पेजेस में डिवाइडेड है. बट उसमें 100% किन में कॉन्ट्रीब्यूशन है ना, कौन से हैं जो 100% एफडीआई कर सकते हैं, यानी कि कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर फॉरेनर्स आके पूरा का पूरा 100% जो है पैसा लगा सकते हैं उन सेक्टर्स में. कौन से हैं जो कि रिस्ट्रिक्टेड हैं, परसेंटेज 70%, 65, 74 एंड ऑल दैट. और दो रूट्स होते हैं, ठीक है. एक होता है ऑटोमेटिक रूट, एक होता है गवर्नमेंट रूट. ऑटोमेटिक रूट होता है जिसमें कि कोई परमिशन नहीं लेनी होती, सिर्फ आपको रिपोर्टिंग प्रोसेस को फॉलो करना होता है. और गवर्नमेंट रूट होता है जिसमें एंटर करने से पहले एफटीआई अगर किसी को करना है तो उनको गवर्नमेंट की परमिशन लेनी है. ठीक है, तो ये दो तरीके के हमारे पास रूट्स होते हैं. तो दो तरीके के रूट्स एंड ये कितने परसेंटेजेस अलाउड. तो ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस पूरे चैप्टर में. ठीक है, तो ये हमें हमेशा याद रखनी है, इसमें से क्वेश्चन आता ही है, एज यू कैन सी. So up to 100% FDI is permitted under the automatic route for all greenfield pharma investments. ग्रीनफील्ड फार्मा क्या होता है? वो बिजनेसेस जो कि बिल्कुल स्क्रैच से आकर नई दूसरी कंट्री में सेटअप होते हैं. ठीक है, बिल्कुल जीरो से आकर अपना सब कुछ सेटअप किया किसी दूसरी कंट्री में, दैट इज कॉल्ड ग्रीनफील्ड बिजनेसेस. तो ग्रीनफील्ड फार्मा इन्वेस्टमेंट में ऑटोमेटिक रूट, मतलब बिना परमिशन के आ जाओ और इन्वेस्ट कर दो, 100% एफडीआई अलाउड है. ठीक है जी, तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? यस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. इन ब्राउनफील्ड फार्मा यानी कि वो तरीके के बिजनेस जिसमें कि आप एंट्री जीरो, मतलब स्क्रैच से नहीं कर रहे, यू आर टेकिंग ओवर सम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंडियन बिजनेस. ठीक है, उसमें आप पार्ट ओनरशिप ले रहे हो, तो ऑलरेडी सेटअप बिजनेस इंडिया में चल रहा है फार्मा का, उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो आके बाहर से. उस केस में एफडीआई 74% तक की अलाउड है अंडर द ऑटोमेटिक रूट. ठीक है जी, तो ये भी बिल्कुल सही हो गया. एनी ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट, अब 74 तक तो ऑटोमेटिक रूट आपको अलाउड है, लेकिन अगर 74 से 100% करना चाहते हो ब्राउनफील्ड में, मतलब इंडिया में ऑलरेडी एक फार्मा कंपनी है उसमें आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो 80% की, इज दैट अलाउड? अलाउड है, लेकिन गवर्नमेंट रूट से. तो 74% से ऊपर अगर आप ब्राउनफील्ड बिजनेसेस में इन्वेस्ट कर रहे हो फार्मा में, तो आपको गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी, अप्रूवल लेना पड़ेगा. तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. Medical devices are treated separately and allowed 100% FDI only through government approval route, approved route. ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, ये सही नहीं है. क्यों सही नहीं है? ट्रीटेड सेपरेटली ये बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें ऑटोमेटिक रूट जो है ये अलाउड होता है. ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो है यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, दैट इज 1, 2 एंड 3. Which of the following correctly describes major types of foreign direct investment? चलो ये क्वेश्चन ही आ गया आपका. तो कौन से मेजर टाइप्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स होती हैं जो कि अलाउड हैं? फर्स्ट इज ग्रीनफील्ड एफडीआई, जो कि फॉरेन कंपनी की सेटिंग अप न्यू ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम स्क्रैच इन द होस्ट कंट्री. तो ये मैं आपको अभी बता चुकी हूँ, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. ब्राउनफील्ड एफडीआई रेफर्स टू मल्टीनेशनल एक्वायरिंग एग्जिस्टिंग फर्म इन द होस्ट कंट्री, ये भी सही है. जॉइंट वेंचर में दोनों फॉरेन एंड लोकल कंपनी मिलकर काम करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? फॉरेन कंपनी एंड लोकल कंपनी शेयरिंग इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी एंड प्रॉफिट्स. बिल्कुल सही बात है, जॉइंट वेंचर में ऐसा ही करते हैं. एंड ग्रीनफील्ड एफडीआई ऑलवेज रिक्वायर्स गवर्नमेंट अप्रूवल बिकॉज इट इन्वॉल्व्स न्यू फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर. इट इज नॉट ट्रू, कहीं कहीं पे ऑटोमेटिक रूट भी होता है अलाउड. अभी हमने देखा ग्रीनफील्ड फार्मा में ऑटोमेटिक रूट अलाउड है. ठीक है, तो ये सही स्टेटमेंट नहीं है. तो जो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन ए.
Now, FDI up to what percentage is permitted under the automatic route in India's insurance companies? ठीक है, तो इंडिया की इंश्योरेंस कंपनीज में, अब यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनीज का पूछा गया ऑटोमेटिक रूट कितना परमिटेड है, तो इसका सिंपल प्लेन सीधा आंसर जो है दैट इज 74%. राइट, सो बी वुड बी द करेक्ट आंसर. अच्छा, यहाँ पर एक ही टॉपिक से रिलेटेड इतने क्वेश्चंस इसलिए हैं क्योंकि जो अलग अलग जो आपके क्या बोलते हैं उसको अपना टाइम्स होते हैं ना जिसमें आप जाकर अपीयर करते हो, तो हर अलग अलग टाइमिंग्स के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने बताए, तो किसी के बैच में फार्मा का क्वेश्चन पूछा गया एफडीआई से, किसी में टाइप्स का पूछा गया और किसी में इंश्योरेंस का पूछा गया, तो इसलिए वो सारे हमने यहाँ पर इनकलकेट किए हैं. Which of the following statements correctly describe the features of foreign institution investment, FIIs? एफडीआई कौन है? जो बिजनेस में पूरा का पूरा आकर इन्वेस्ट कर रहे हैं, ओनरशिप में हिस्सेदारी ले रहे हैं. एफआईआईस क्या है? जो कि सिर्फ आपके स्टॉक्स में, आपके शेयर्स में इंटरेस्ट रखते हैं. उनको नहीं फर्क पड़ता आप क्या बिजनेस चला रहे हो, कितना बिजनेस चला रहे हो. ऑल दे केयर अबाउट इज कि अगर आपकी बिजनेस अच्छा परफॉर्म कर रहा है, दे विल इन्वेस्ट इन योर शेयर्स, अदरवाइज दे विल फेच आउट द इन्वेस्टमेंट. ठीक है, अपनी पैसे लेकर वो चले जाएंगे. तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो एफआईआईस को सही तरीके से दर्शाती है, वो हमने देखना है. एफआईआईस आर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हु इन्वेस्ट मेनली इन इक्विटीज, हेज फंड्स एंड सिक्योरिटीज. एफआईआईस क्रिएट वॉलेट वोलेटिलिटी बिकॉज देयर फंड्स कैन एग्जिट द कंट्री क्विकली. ये बिल्कुल सही बात है. देखो, ये इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, हेज फंड्स मतलब जो रिस्क मैनेजमेंट के लिए फंड्स होते हैं उसमें इन्वेस्ट करते हैं, एंड सिक्योरिटीज में. ये बिल्कुल सही बात है, अपने रिस्क को कम करने के लिए ऐसी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं. वॉलेटाइल होता है बहुत, क्योंकि जैसे ही कोई पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी आई या इकोनॉमिक कोई दिक्कत आई तो ये भाग जाएंगे, इनको नहीं फर्क पड़ता क्योंकि दे आर नॉट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इटसेल्फ. ठीक है. FIs contribute directly to the production activities by investing machinery and physical infrastructure. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. FIs कभी भी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, मशीनरी खरीद के देना, बिजनेस सेटअप करना, उन सब में पार्टिसिपेट नहीं करते. वो सिर्फ शेयर्स खरीदते हैं, इक्विटीज खरीदते हैं. So this is not correct. FIIs participate in India's primary and secondary capital markets. Capital market is what? जहाँ पर capital raise करते हैं businesses, that is share, stock market. Must be registered with SEBI. ठीक है, तो ये बिल्कुल सही बात है. एंड यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी 1, 2 एंड 4, दैट इज ऑप्शन ए. द उद्यमी मित्र पोर्टल इज एन इनिशिएटिव. ठीक है, उद्यमी मित्र पोर्टल इज एन इनिशिएटिव aimed at improving credit access for micro and small enterprise. तो ये एक स्टेटमेंट यहाँ पर दी हुई है कि उद्यमी मित्र पोर्टल इनिशिएटिव्स जो आपने पढ़े होंगे एमएसएमई से रिलेटेड, वो एक पोर्टल है, और इससे रिलेटेड कौन कौन सी चीजें हैं जो सही हैं यहाँ पर. ठीक है, तो ये आपको बताना है. सो उद्यमी मित्र पोर्टल was launched by SIDBI to provide a digital platform where MSMEs can apply for loans in banks and NBFCs. ये बिल्कुल सही बात है. उनको लोन्स इजीली प्रोवाइड करवाने के लिए ये पोर्टल जो है खोला गया. दिस पोर्टल enables entrepreneurs to compare loans offers from multiple finance institutions before applying, because credit availability के लिए ये फैसिलिटी है, तो ये कंपैरिजन भी अलाउ करती है कि आपको लोन लेना है, लेकिन पहले टर्म्स एंड कंडीशंस, रेट्स, एवरीथिंग यू कैन कंपेयर एंड देन मेक द बेस्ट चॉइस फॉर योरसेल्फ. ठीक है, तो एंटरप्रेन्योर्स की मदद करने के लिए है व्हेन इट कम्स टू क्रेडिट फेचिंग. The platform provides hand-holding support, including information, government schemes, and guidance on preparing loan application. Loan से related सारा तामझाम ease यहाँ पर कर दिया है, ease out कर दिया है, ease of doing business कर दिया है. ठीक है, तो 1, 2 and 3 जो है ये absolutely correct है. Registration on the portal is mandatory for all MSME seeking credit from banks. अब देखो यहाँ पर ना कंफ्यूज नहीं होना, ये उद्यमी मित्र पोर्टल है, उद्यम सर्टिफिकेट नहीं है, उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है. इट इज नॉट मैंडेटरी, इट इज, दिस इज अ फैसिलिटी. ये एक तरीके से एक इनिशिएटिव है जो कि मदद करता है एंटरप्रेन्योर्स की जो कि बिजनेस खोलना चाहें और क्रेडिट उनको चाहिए. ठीक है, तो ये कोई कंपल्शन वाली चीज नहीं है, इट इज नॉट मैंडेटरी. सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है दैट विल बी ऑप्शन ए. The International Monetary Fund, IMF, plays several key roles in global financial systems. Which of the following functions does the IMF perform? IMF हमारे लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट संस्था है, बहुत सारी बार इन्होंने हमारी मदद करी है. हर कंट्री की मदद ये करता है. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इकोनॉमिक रिलीफ प्रोवाइड करती है नेशंस को जब भी उनमें कोई डिफिकल्टी आती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस होता है ना, उनके जो रिजर्व्स हैं
वो कम चले जाते हैं, फॉरेन रिजर्व्स वो पेमेंट नहीं कर पा रहे बाकी कंट्रीज की, किसी भी तरह की इमरजेंसी में वो मदद करते हैं कंट्रीज की. सो प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू मेंबर कंट्रीज फेसिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिकल्टीज, क्या आईएमएफ ये करता है? बिल्कुल करता है जी, सही बात है ये. कंडक्टिंग ग्लोबल इकोनॉमिक सर्विलेंस एंड मॉनिटरिंग मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ये भी करता है. ठीक है, सर्विलेंस भी करता है देशों पर, और जहां पर ज्यादा इंस्टेबिलिटी दिखी उनको पहले ही गाइड कर देता है. एक्टिंग एज अ सेंट्रल बैंक फॉर ऑल द नेशंस इशूइंग इंटरनेशनल लीगल टेंडर, नो इट डज नॉट डू दैट. सेंट्रल बैंक ये बिल्कुल नहीं है. ठीक है जी. तो ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है फॉर द मॉनेटरी हेल्प, इट्स नॉट अ सेंट्रल बैंक फॉर ऑल द नेशंस. ठीक है. Offering technical assistance, capacity building support in areas such as fiscal policy, monetary policy and exchange rate management. ये बिल्कुल सही बात है. जहां पर इनको लगता है कि कोई कंट्री ज्यादा लैग बिहाइंड कर रही है, उनको ये फिजिकल सपोर्ट एंड मॉनेटरी पॉलिसी जो बनानी है उससे रिलेटेड सपोर्ट प्रोवाइड कर देती हैं, जैसे इन्होंने इंडिया के साथ किया 90s में, 1990s में. जो हमारे एलपीजी रिफॉर्म्स आए, दैट इज ओनली बिकॉज हमने आईएमएफ से लोन लिया था, एंड इन रिटर्न आईएमएफ ने हमें कहा था कि भाई आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस इतनी ज़्यादा है, आपकी मदद तो कर देंगे लेकिन आपको अपनी पॉलिसीज में लिबरलाइज होना पड़ेगा, प्राइवेटाइज होना पड़ेगा, और ग्लोबलाइजेशन जो है वो इंड्यूस करनी पड़ेगी. ठीक है, ट्रेड जो है फ्री फ्लोइंग बनानी पड़ेगी बाकी देशों के साथ. तो एलपीजी इसीलिए आया था. तो बट उस टाइम पे आईएमएफ ने हमारी मदद करी थी और हमारी फिजिकल मॉनेटरी पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस भी किया था. सो ए हियर इज द करेक्ट आंसर. अब ये आ गई आपकी केस स्टडी. ठीक है जी. केस स्टडी, केस स्टडी आपकी सीएसआर से रिलेटेड जो है वो आई है इस बार. A large manufacturing company, Pratham Industries, reported a net profit of 500 crore in the last 3 financial years. The company has been spending on CSR activities such as rural skill development, promoting education for girl children, contributing to local NGO working on environment conservation. However, during the current financial year, the company diverted a portion of CSR funds to renovation of company's guest house, sponsoring international business conference attended by industry's executives only, internally training senior managers on negotiating skills. At the end, CSR committee raised concerns about whether these activities qualify as CSR under the Companies Act 2013. तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हर एक कंपनी को अपने पास्ट 3 इयर्स के प्रॉफिट का मतलब 2% ऑफ देयर नेट प्रॉफिट, ठीक है, 2% ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफ पास्ट 3 इयर्स, दे हैव टू कंट्रीब्यूट दिस टू सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. क्या होती है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी? कि भाई आप बिजनेस कर रहे हो तो आप सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग के लिए नहीं कर रहे, यू शुड ऑल्सो गिव बैक समथिंग टू द सोसाइटी. कैसे गिव बैक कर सकते हैं? एजुकेशन में पैसा डाल दिया लोगों की, बच्चों की, विमेन या वीकर सेक्शन कोई भी है उनकी बेटरमेंट के लिए आपने कुछ कर दिया, इन्वायरमेंट की बेहतरी के लिए आपने कुछ कर दिया, ट्रेनिंग या स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया आपने खुद के सभी एम्प्लॉयज के लिए. ठीक है, ताकि वो फ्यूचर में बेहतर अपॉर्चुनिटी जो है अवेल कर सके. सो ऑल दीज थिंग्स कम्स अंडर सीएसआर. ठीक है, तो इस कंपनी ने क्या किया है, ये कंपनी की जो केस स्टडी है, 500 करोड़ इनका प्रॉफिट था, सब कुछ ठीक था, लेकिन इन्होंने कुछ पोर्शन जो है ये रेनोवेशन, स्पॉन्सरिंग एंड इंटरनली ट्रेनिंग सीनियर मैनेजर्स के लिए डाल दिया. अब आपको बताना है क्वेश्चन क्या कह रहा है. बेस्ड ऑन सीएसआर प्रोविजंस एप्लीकेबल इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है. अच्छा एक और चीज बता दूं, शेड्यूल 7 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 वो सीएसआर के नॉर्म्स के बारे में बात करता है. ठीक है, तो रेफरेंस के लिए आप ये शेड्यूल याद रख सकते हो. 2% ऑफ नेट प्रॉफिट्स. सो Pratham Industries must spend 2% of average net profit in the last 3 years for eligible CSR activities. बिल्कुल सही बात है. Expenditure on renovating company property for internal use does not qualify as CSR. ये सही बोल रहा है. पैसे डाल दिए लेकिन ये CSR नहीं है ना. ये बोल रहा है it does not qualify. तो it is absolutely true because renovate अपनी खुद की कंपनी को किया आपने, तो वो CSR में नहीं आएगा, वो रादर मेंटेनेंस में जाएगा और आपके प्रॉफिट एंड लॉस से एक्सपेंसेस में डिडक्ट हो सकता है, बट इट कैन नॉट क्वालिफाई एज सीएसआर. स्पॉन्सरिंग एन इंटरनेशनल बिजनेस कॉन्फ्रेंस अटेंडेड ओनली बाय एग्जीक्यूटिव्स डज नॉट क्वालिफाई एज सीएसआर, क्योंकि एग्जीक्यूटिव्स को लग्जरी आप
उस पे भेज रहे हो, एंड इंटरनेशनल बिजनेस कॉन्फ्रेंस पे, राइट? सो इट डज नॉट कम अंडर CSR. Training programs exclusively for senior managers of the company are permissible CSR activities. अब ये बोल रहे हैं कि जो सीनियर मैनेजर्स की ट्रेनिंग हुई है वो आप बोल सकते हो कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ CSR. क्या ऐसा है? नहीं है, है ना? अगर तो ये हो रही होती यूनिफॉर्मली फॉर एवरी एम्प्लॉय फॉर द स्किल डेवलपमेंट तो ठीक था, लेकिन ये कंपनी के हित में जो नेगोशिएशंस बेटर करने के लिए सिर्फ सीनियर मैनेजर्स की ट्रेनिंग है, तो ये भी CSR का पार्ट नहीं हो सकती है. ठीक है, तो यहाँ पर जो फोर्थ स्टेटमेंट है विच इज सेइंग कि ये है, इट इज रॉन्ग, तो यहाँ पर 1 2 3 वुड बी द करेक्ट आंसर. ए इज द करेक्ट आंसर. Which of the following statements correctly describe the sustainable development goal? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स फ्यूचर में आपके रिसोर्सेज जो हैं बचे रहें, हम फ्यूचर जनरेशन्स के लिए कुछ छोड़कर जाएं, सब कुछ अभी ही ना ख़त्म कर दें, अपने रिन्यूएबल रिसोर्सेज को ख़त्म ना करके चले जाएं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को, सॉरी. तो उसके लिए कुछ गोल्स बनाए UN ने, और ये जो गोल्स हैं इनको हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. ठीक है, और ये 2015 में आए और इन्होंने रिप्लेस किया जो मिलेनियल डेवलपमेंट गोल्स थे. इससे पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स चल रहे थे, उनको रिप्लेस किया SDGs ने, और ये 2015 से 2030 तक का टारगेट है. इसमें कार्बन एमिशंस कम करना, है ना, और रिन्यूएबल एनर्जी के जो रिसोर्सेज हैं उनको बढ़ाना, इस तरह के कुछ टारगेट्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं. So SDGs consist of 17 global goals were adopted by UN General Assembly in 2015. ये बिल्कुल सही बात है. The SDGs came into effect in 2016 and will continue in 2030. बिल्कुल सही बात है. अडाप्ट किए थे ये 15 में, ठीक है, जनरल असेंबली में, और इफेक्ट में आ गए 2016 से, और 2030 तक चलेंगे. They replaced MDGs which were set to end around 2015. 15 में ये MDGs एंड हुए और उसके बाद इन्होंने रिप्लेस कर दिया. एंड जो 17 गोल्स हैं उसमें 169 इंडिविजुअल टारगेट्स हैं, जैसे कि पावर्टी, इनइक्वालिटी, क्लाइमेट एक्शन, सस्टेनेबल सिटीज एंड एवरीथिंग, वो सब हमें फॉलो करना है. तो ये चारों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट हैं. सी इज द करेक्ट आंसर हियर. प्रोटेक्शनिज्म कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाय यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेड मेजर्स. ठीक है, प्रोटेक्शनिज्म क्या होता है? प्रोटेक्शनिज्म, जब कंट्रीज बहुत ज़्यादा ट्रेड दूसरी कंट्रीज के साथ करने लगे तो कभी कभी लोकल बिजनेसेस पर बैड इम्पैक्ट आने लग जाता है. ठीक है, इंडिया में कोई चीज़ बन रही है 100 रुपए की, लेकिन चाइना से वही इंपोर्ट होकर आ रही है 70 रुपए की, तो ऑब्वियसली पीपल विल यूज दिस वन मोर, है ना, इसकी सेल्स बढ़ जाएगी, इसको कोई देखेगा ही नहीं. तो कभी कभी लोकल मैन्युफैक्चरर्स की मदद करने के लिए प्रोटेक्शनिज्म मेजर्स जो हैं वो लगाए जाते हैं, यानी कि अलग अलग मेजर्स जिनसे कि आप ट्रेड को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कर देते हो. तो उसमें क्या आ जाता है? इसमें आ जाता है टैरिफ्स, यानी कि रेट बढ़ाना, है ना, जो भी आप टैक्स लगा रहे हो उसको बढ़ा दिया, टैरिफ बढ़ा दिए. कोटाज इम्पोर्ट वो कर देना, इम्पोर्ट कोटाज लगा देना, यानी कि आप चाइना से 10,000 से ज़्यादा गुड्स क्वांटिटी के ला ही नहीं सकते, तो क्वांटिटी पे रिस्ट्रिक्शन लगा देना, दैट इज कोटा लगा देना. एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स, गवर्नमेंट कोई ऐसी पॉलिसी निकाल दे, पॉलिटिकली ऐसा कोई स्टेप उठा ले कि रिस्ट्रिक्ट हो जाए फ्लो ऑफ गुड्स, है ना, उस कंट्री से. सो टैरिफ्स, इंपोर्ट कोटाज एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स, इसका बी जो है करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा. बिकॉज रिड्यूसिंग टैरिफ ड्यूटीज टू बूस्ट इंपोर्ट नहीं है, है ना, हम रिड्यूस करेंगे और इंपोर्ट बढ़ जाएंगे तो प्रोटेक्शनिज्म नहीं है, वो उसका उल्टा है. फुल मार्केट एक्सेस मिल जाएगा, अगेन बढ़ जाएगी इंपोर्ट्स, एंड एलिमिनेटिंग रिस्ट्रिक्शंस, तो भी इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो बढ़ जाएगी. तो ये A, C एंड D जो है सही नहीं है, बी इज द करेक्ट आंसर. Consider the following statements regarding the indications of a developing or underdeveloped country. Developing, underdeveloped मतलब वो country जो अभी पूरी तरह developed नहीं है, but they are on the path of डेवलपमेंट. ठीक है, तो सबसे पहले होती है अंडर डेवलप्ड, बहुत ज़्यादा पॉवर्टी है, कुछ भी राइट नहीं चल रहा, अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट्स उनकी बिल्कुल बिगड़ी पड़ी हैं, कोई रिजर्व्स नहीं है, अंडर डेवलप्ड, है ना. एक्सट्रीम पावर्टी, डेवलपिंग नेशंस है, पावर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, लेकिन स्टिल दे आर डीलिंग विद इट. डेवलप्ड नेशंस जहाँ पर सब कुछ काफ़ी स्ट्रीमलाइन हो चुका है. तो ये एक बड़ा जनरलाइज सा क्वेश्चन है, आपने बस पढ़ के समझना है. लो पर कैपिटा इनकम एंड लो लेवल्स ऑफ प्रोडक्टिविटी रहती है नेशंस में, सही बात है, रहती है ना. पर कैपिटा इनकम मतलब इंडिविजुअली एक बंदा कितना कमा रहा है ऑन एन एवरेज. प्रोडक्टिविटी के लेवल्स भी लो है लेकिन इंक्रीजिंग है ना. डेवलपिंग की बात करूं तो लो है बट इंक्रीजिंग. अंडर डेवलपमेंट तो चलो स्टेगनेंट ही है. हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, लार्ज शेयर ऑफ लोकल, लार्ज शेयर ऑफ लेबर फोर्स इन एग्रीकल्चर. तो हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ है, पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, और बहुत सारा जो लेबर फोर्स है वो एग्रीकल्चर में
लगा हुआ है, प्राइमरी सेक्टर है ना? तो ये भी बिल्कुल सही बात है। हाईली डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर विद एडवांस टेक्नोलॉजी अडॉप्शन, तो ये तो नहीं है। एडवांस टेक्नोलॉजी अडॉप्शन अभी तक नहीं हुई है ना? ये हो रही है बट इट इज नॉट डन येट, ठीक है? तो हाईली डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर नहीं है यहाँ पर। Structural characteristics such as unemployment, poverty, and low human development. Yes, they are dealing with these problems, but somehow fighting with it. डेवलपिंग नेशंस में इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस भी ढूंढे जा रहे हैं, अंडर डेवलप्ड में अभी ये प्रॉब्लम ही चल रही है। ठीक है जी, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, दैट इज 1, 2 एंड 4। The merchandise exports from India scheme was introduced to support Indian exporters. Which of the following statements regarding MEIS are correct? ठीक है, तो यहाँ पर FTP दैट इज आपकी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015, ये MEIS लेकर आई, MEIS एंड SEIS। पहले ना 5 जो एक्सपोर्टर्स है ना, उनकी मदद करने के लिए 5 अलग अलग तरीके की स्कीम्स हुआ करती थी, FPS, FMS एंड सो ऑन। ठीक है, तो 5 अलग अलग तरीके की स्कीम्स होती थी और सर्विसेज के लिए अलग से स्कीम होती थी। यानी कि अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो कोई कमोडिटी, तो आप इनमें से किसी एक स्कीम का बेनिफिट ले सकते हो अपने एक्सपोर्ट जो रेट्स है उसको कम करने के लिए, या मतलब ओवरऑल एक्सपेंस को कम करने के लिए, किसी और तरीके के बेनिफिट अवेल करने के लिए। और सर्विसेज के लिए आप उसका कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन कॉज होता था, बिकॉज एक्सपोर्टर्स को समझ ही नहीं आता था कि भाई इनमें से कौन सी 5 में से कौन सी स्कीम का फायदा जो है वो उठाना है। तो इसीलिए इन्होंने इंट्रोड्यूस किया MEIS एंड SEIS कि अगर कोई गुड मर्चेंडाइज है ना, कोई कमोडिटी आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो इस वाली स्कीम में आप फायदा ले सकते हो, इस वाली स्कीम का बेनिफिट ले सकते हो। और अगर आप कोई सर्विस एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो आप इस स्कीम का बेनिफिट ले सकते हो। होता क्या है इसमें, स्क्रिप्ट्स इशू हो जाते हैं। स्क्रिप्ट्स का मतलब क्या है, कूपन्स होते हैं ना, जैसे आपने कूपन से इकट्ठे कर लिया, बाद में जाके आपको डिस्काउंट मिल गया। ठीक है, तो उसी तरीके से कूपन से इकट्ठे कर लिए MEIS में 2 to 5%, और फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स पे। ठीक है, तो ये आप कस्टम्स पे करने के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। कस्टम ड्यूटी पे करनी है, स्क्रिप्ट्स का इस्तेमाल कर लिया एंड सो ऑन। ठीक है, तो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ MEIS। तो ये प्रोवाइड करता है रिवॉर्ड्स टू एक्सपोर्टर्स इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफरेबल ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स, बिल्कुल सही बात है। द रिवॉर्ड रेट्स जनरली रेंज बिटवीन 2 to 5% ऑफ द FOB वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स, बिल्कुल सही बात है। फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स पर 2 to 5%। MEIS was implemented under the foreign trade policy 1520, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में इंट्रोड्यूस किया गया बाय रिप्लेसिंग द 5 अदर काइंड्स ऑफ स्कीम्स, एंड इट वाज इंट्रोड्यूस टू रिफंड एक्चुअल एम्बेडेड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट्स। देखो, जो एक्चुअल एम्बेडेड टैक्सेस हैं उनको रिफंड के लिए तो ये नहीं इस्तेमाल होता, एक तरह से कूपन की तरह इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, दैट इज 1, 2 एंड 3। निर्यात बंधु स्कीम एम्स टू सपोर्ट इमर्जिंग एक्सपोर्टर्स इन इंडिया। अगेन ये MSME एंड प्रायोरिटी सेक्टर्स की बेनिफिट के लिए जो स्कीम्स बनाई हैं उसका पार्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब्स द की फीचर्स ऑफ द स्कीम। तो जो एक्सपोर्टर्स हैं, वो लोग जो कि इंडिया में सामान बना रहे हैं और उसे एक्सपोर्ट कर रहे हैं दूसरे देशों में, वो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा एसेट है ना? क्योंकि ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस में हमारे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। साथ के साथ ये बहुत सेल्फ सफिशिएंट होने में इंडिया की मदद कर रहे हैं। ठीक है, तो इनकी बेटरमेंट के लिए, इनके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, पेपर वर्क कम कर देना, प्रोसेसेस को स्मूदन आउट कर देना, है ना, इनकी ट्रेनिंग में मदद कर देना, डॉक्यूमेंटेशन को इजी बना देना, इस तरीके की सारी सुविधाएं जो है निर्यात बंधु स्कीम में दी जाती हैं। तो अब बताइए मुझे कौन कौन सी चीजें यहाँ पर सही हो सकती हैं। द स्कीम फोकसेस ऑन द मेंटोरिंग फर्स्ट टाइम एक्सपोर्टर्स, यंग एंटरप्रेन्योर्स टू हेल्प देम अंडरस्टैंड इंटरनेशनल ट्रेड प्रोसीजर्स। क्योंकि इजी तो है नहीं, आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, लेकिन जो बाकी के प्रोसीजर्स हैं वो हो सकता है आपके लिए बहुत डिफिकल्ट टू फॉलो। तो उस चीज़ में आपकी हेल्प करने के लिए ये स्कीम है, बिल्कुल सही बात है। इम्प्लीमेंट करी जाती है बाय डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड थ्रू काउंसलिंग, ट्रेनिंग एंड आउटरीच एक्टिविटीज, अगेन वेरी ट्रू। द स्कीम प्रोवाइड्स डायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड सब्सिडीज टू एक्सपोर्टर्स फॉर शिपमेंट ऑन लॉजिस्टिक। नहीं, पैसे नहीं देती है, क्रेडिट में मदद नहीं करती, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करती, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में ज्यादा फोकस करती है, तो ये सही नहीं है। कैपेसिटी बिल्डिंग includes guidance on documentation, compliance, and accessing
एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो आप समझ गए हो कि क्या नेचर है स्कीम का। ठीक है, तो 1, 2 एंड 4 यहाँ पर जो है आपके करेक्ट आंसर्स होंगे। आई होप आप सही सही गैस कर पा रहे हो, जिन्होंने ऑलरेडी अटेम्प्ट किया है, जिन्होंने नहीं किया कोई दिक्कत नहीं है। An economy reports the following data for the financial year. यहाँ पर जीडीपी दिया है, मार्केट प्राइस पर 22 ट्रिलियन, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दी है 3 ट्रिलियन, टोटल इनडायरेक्ट टैक्सेस दिए हैं 1.2 ट्रिलियन, एंड द कंट्री ऑल्सो रिकॉर्ड्स total depreciation worth 2.4 trillion, while export import stands 5 trillion and 4 trillion. अच्छा, export and import भी यहाँ पर दे दिए हैं. If analysts want to compute the net national product using available information, what will be its value? तो यहाँ पर हमें जीडीपी जो है वो ऑलरेडी दे रखा है, राइट? सो जीडीपी इज गिवन टू बी 22 ट्रिलियन. नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो है वो दी हुई है, तो जीडीपी में जिन्होंने भी ये चैप्टर पढ़ा है ना, अब मैं आपको वैसे एक जनरल आइडिया दे दूं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में अगर हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट जीडीपी में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड NFIA ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है? हमारे पास आ जाता है GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. ठीक है, तो ओवरऑल इंडिया में बिलोंग करने वाले प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है? दैट इज 25 ट्रिलियन. ठीक है, तो ट्रिलियन आप बाद में लगा लेना यूनिट, बट 25 इज द जीएनपी. अब हमें यहां पर निकालना है नेट नेशनल प्रोडक्ट. तो ग्रॉस से नेट की जो जर्नी है, जब भी कोई चीज आपको ग्रॉस दी है और आपको नेट पे जाना है, तो आप क्या करोगे? आप डेप्रीसिएशन को माइनस कर दोगे. ठीक है, ग्रॉस में से डेप्रीसिएशन माइनस कर दोगे. डेप्रीसिएशन मतलब वैल्यू ऑफ वियर एंड टीयर. कोई एसेट लेते हो, आप कार लेते हो, तो उस एसेट की वैल्यू 10 लाख है ना, लेकिन एक साल बाद क्या हो जाएगी? 8 लाख, देन 6 लाख एंड सो ऑन. वो नीचे जाती रहेगी. क्यों जाती रहेगी? बिकॉज ऑफ डेप्रीसिएशन, वियर एंड टीयर, ऑब्सोलीट होना, टेक्नोलॉजी का पुराना होना, है ना. तो डेप्रीसिएशन हर एक एसेट में से चार्ज करी जाती ही है. तो इसीलिए जब भी किसी एसेट की ग्रॉस वैल्यू हमारे पास है या इनकम की ग्रॉस वैल्यू है, उसको हमें नेट में, अगर प्रोडक्ट को अगर हमने नेट में कन्वर्ट करना है, तो हमें डेप्रीसिएशन को माइनस करना होगा. तो यहाँ पर हमारे पास ग्रॉस आ गया था 25, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, उसमें से हमने डेप्रीसिएशन माइनस करी ऑफ 2.4 ट्रिलियन. ठीक है, डेप्रीसिएशन दी हुई है यहाँ पर, सो इट विल कम आउट टू बी 22.6 ट्रिलियन. तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है दैट विल बी ऑप्शन ए. हमने ये जो है कॉन्सेप्ट्स को अपने पक्के रखना है, इंफॉर्मेशन जो हमारे रेलेवेंट है हमने उसको ही सिर्फ कंसिडर करना है. Microeconomics is a powerful tool for understanding individual markets, but it has several limitations. Which of the following best highlights one such limitation? तो microeconomics की बहुत सारी limitations हैं. होती क्या है microeconomics? जो individual behavior के बारे में बात करती है, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर के बिहेवियर के बारे में, इंडिविजुअल कंज्यूमर कैसे रिएक्ट करते हैं ना, प्राइसिंग कैसे करते हैं हम कमोडिटीज की. तो इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं. अब इसमें से आपको बताना है कौन सी परफेक्टली डिस्क्राइब कर रही है उसे. So it explains the behavior of entire economy including national income, employment levels. ऐसा तो है ही नहीं. entire economy की बात तो मैक्रो करती है, तो ये तो सही नहीं है. It often assumes perfect competition and rational behavior which may not hold true in real markets. Very true, very very true. यहाँ पर बहुत डीपर नहीं जाएंगे हम, लेकिन जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग के लिए एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगी मैं आपको. लॉ ऑफ डिमांड हमने पढ़ा है, ठीक है. लॉ ऑफ डिमांड में पहली लाइन क्या है? Assuming all other factors are constant, the price has inverse relationship with the demand of a commodity. ठीक है, या demand has inverse relationship with the price of a commodity. यहाँ पर assumption है कि ये लॉ तभी होल्ड ट्रू करेगा जब बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है, यानी कि किसी की हैबिट चेंज नहीं हो रही उस प्रोडक्ट को लेकर, है ना, या फिर कोई और उसका सब्स्टिट्यूट मार्केट में उसका प्राइस चेंज नहीं हो रहा. लेकिन क्या एक्चुअली ऐसा होता है? लेस का पैकेट अगर आप पसंद करते हो, तो इट्स वेरी लाइकली कि आपकी हैबिट डेवलप हो जाएगी कि आपको हफ्ते में एक या दो पैकेट खानी है ना. ये एग्जाम्पल है. इट्स वेरी लाइकली कि लेस का सब्स्टिट्यूट आ जाएगा जो कि कम दामों में बिकेगा, तो उससे लेस की जो बिक्री है उस पर इम्पैक्ट होगा, है ना. अगर कंफ्यूजिंग लग रहा है तो ट्रस्ट मी, अभी के लिए यू कैन स्किप इट, वॉच दिस कॉन्सेप्ट वीडियो एंड देन कम बैक, यू विल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन बेटर.
तो कहने की बात ये है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में ना कभी कभी हम बहुत कुछ अज्यूम कर लेते हैं, लेकिन एक्चुअल मार्केट्स में वो ऐसा नहीं होता। तो दिस इज इंडीड अ वेरी वेरी ह्यूज लिमिटेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है हमारी मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है, एज द नेम सजेस्ट, और इसका जो एक्स ऑफिशियो मेंबर होता है, ये बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, दैट इज द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो गवर्नर ऑफ आरबीआई, बी वुड बी द आंसर हियर। Okay. A government reports a fiscal deficit of 12.5 trillion for the year. During the same period, a 1.8 ट्रिलियन जो है इंटरेस्ट पेमेंट में गया अपनी पास्ट बोरोइंग से। ठीक है, ठीक है जी, कितना गया? 1.8 ट्रिलियन। ओके। Analysts wants to examine the government's borrowing requirement excluding the burden of previous debt. बेस्ड ऑफ दिस इंफॉर्मेशन आपको प्राइमरी डेफिसिट निकालना है। ठीक है, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? जहां पर हम ये देखते हैं कि भाई जो हमें हमारे खाते अभी नीचे जा रहे हैं, डेफिसिट मतलब इनकम इतनी नहीं है, एक्सपेंडिचर ज्यादा है, उसमें से आज का मतलब इस करंट पीरियड से रिलेटेड हमारे जो डेफिसिट है वो कितना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो हम इंटरेस्ट पेमेंट है पुरानी बोरोइंग से रिलेटेड उनको माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर 12.5 माइनस 1.8 कितना आ जाएगा? जितना भी आ जाएगा दैट विल बी योर आंसर। ठीक है जी, सो इट विल कम अराउंड 10.7, या सो ए वुड बी द करेक्ट आंसर हियर। The GDP deflator is used to measure. The GDP deflator is used to measure. अच्छा, GDP deflator होता क्या है? इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए अलग अलग टूल्स हैं हमारे पास, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स, वैसा ही एक आता है हमारे पास जीडीपी डिफ्लेटर। इसकी ये बेसिकली बताता है कि जब आपके प्राइसेस इंक्रीज होते हैं उसमें कितना एलिमेंट तो एक्चुअल ग्रोथ का होता है। ठीक है, कितना एक्चुअल ग्रोथ की वजह से प्राइस इंक्रीज हो रहा है। अगर आज सेब 100 रुपए के 200 रुपए के मिल रहे हैं और 10 साल पहले 50 रुपए के मिलते थे, जो 150 है, इसमें से कितना एलिमेंट इज ड्यू टू इन्फ्लेशन और कितना एक्चुअल ग्रोथ की वजह से है। ठीक है, तो ये बाइफरकेट कर देता है ये। इसका फॉर्मूला क्या है? इट इज नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी into 100. This is the formula of your GDP deflator. तो ये क्या बताता है? रेशियो ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग टू टोटल जीडीपी? नहीं, ये नहीं बताता। द चेंज इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ फाइनल गुड्स एंड द सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी। द डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल जीडीपी एंड फिजिकल डेफिसिट तो बिल्कुल नहीं बताता। द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एज अ परसेंटेज, ये भी नहीं बताता। सबसे मोस्ट रेलेवेंट है ना, एग्जैक्ट तो नहीं बोलूंगी कि मैं डिफाइन करता, लेकिन मोस्ट रेलेवेंट जो है दैट इज ऑप्शन बी। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है दैट विल बी ऑप्शन बी। तो आप देख सकते हो कि हम हर क्वेश्चन को अलग तरीके से टैकल कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चन हैं जिनको हम एलिमिनेशन मेथड से कर रहे हैं, कुछ है जो हमें सर्टेन ही आंसर वो कर रहे हैं, कुछ है जो लीस्ट रेलेवेंट उनको हटा रहे हैं ना। मतलब अब ये लास्ट क्वेश्चन इस वाले में क्या है, ये जो स्टेटमेंट है ये पूरी तरह डिस्क्राइब नहीं करी जीडीपी डिफ्लेटर को, लेकिन ऑप्शंस में और कुछ है ही नहीं। बाकी जो ऑप्शंस है वो और बुरे हैं, है ना, वो बिल्कुल ही डिस्क्राइब नहीं कर रहे। सो इसीलिए वी विल चूज द मोस्ट रेलेवेंट वन। तो थोड़ा सा प्रेगमेटिक अप्रोच हमें लेकर चलना पड़ेगा। ओके, सो ये आपको गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स में डेटा दिया हुआ है फाइनेंशियल ईयर का 2025 का, जहां पर इनकम टैक्स बताया है 3.5 ट्रिलियन, जीएसटी कलेक्शंस बताई हैं, कस्टम ड्यूटीज, डिविडेंड, रिकवरीज, ये सब कुछ आपको यहाँ पर बताया हुआ है। आपने बताना है कि फिस्कल डेफिसिट कितना होगा। फिस्कल डेफिसिट मतलब गवर्नमेंट के खर्चे कितने ज्यादा बढ़ चुके हैं गवर्नमेंट की इनकम से, एंड दैट इज कॉल्ड डेफिसिट, है ना। तो फिस्कल डेफिसिट जो है आपने बताना है, गवर्नमेंट के खर्चे माइनस गवर्नमेंट की इनकम आपने बतानी है। तो देख लेते हैं क्या क्या है ये, है ना। इनकम टैक्स क्या होता है? इनकम टैक्स क्या ये रेवेन्यू नहीं है? जो इनकम टैक्स हम देते हैं क्या वो गवर्नमेंट की इनकम नहीं है? बिल्कुल है ना। तो ये रेवेन्यू में आ जाएगा। जीएसटी कलेक्शंस क्या है? अगेन रेवेन्यू है। कस्टम्स ड्यूटी क्या है? रेवेन्यू है। डिविडेंड एंड प्रॉफिट्स फ्रॉम पीएसयूज क्या है? जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में गवर्नमेंट का शेयर है उससे डिविडेंड आ रहा है, प्रॉफिट आ रहे हैं, इनकम है, तो रेवेन्यू है। रिकवरीज ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस क्या है? लोन्स एंड एडवांसेस दिए थे, उनकी रिकवरी हो गई, पैसा आ गया, तो क्या है? रेवेन्यू। डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स, डिसइन्वेस्टमेंट मतलब आपके जो
आपने किसी चीज में इन्वेस्ट कर रखा था, अब आपने वो इन्वेस्टमेंट बेच दी, लेकिन उससे पैसा आया, तो अगेन इट इज अ कैपिटल रेवेन्यू। ठीक है, तो ये तो हो गए आपके सारी की सारी इनकम्स। इंटरेस्ट पेमेंट, खर्चा हो गया, इंटरेस्ट की पेमेंट करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को, क्या है, एक्सपेंडिचर। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फूड एंड फर्टिलाइजर सब्सिडी, अगेन खर्चा है गवर्नमेंट का, सब्सिडी देनी पड़ेगी लोगों को, अपने दाम चीजों के सस्ते करने के लिए एक एडिशनल बेनिफिट देना पड़ गया, तो उनकी पॉकेट से, गवर्नमेंट की पॉकेट से पैसा जाएगा। एक्सपेंडिचर है, पेंशन देनी है, एक्सपेंडिचर। ग्रांट्स टू स्टेट देने हैं, ग्रांट्स टू स्टेट्स देने हैं, ठीक है, रिलीफ ग्रांट हो गया और कुछ हो गया, अगेन एक्सपेंडिचर है। डिफेंस कैपिटल आउटले एंड लोन्स टू पब्लिक एंटरप्राइजेस, दोनों क्या हो गए, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गए। देखो उनको रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर में डिवाइड कर सकते हो, ऊपर भी सेम चीज कर सकते हो, लेकिन हमें यहाँ पर सिंपल पूछा है फिस्कल डेफिसिट, तो हम क्या करेंगे, सारे रेवेन्यूज को ऐड करेंगे, सारे कैपिटल को ऐड करेंगे, एक्सपेंसेस को ऐड करेंगे यहाँ से यहाँ तक, और माइनस कर देंगे, तो आप देखोगे कि रेवेन्यू इतना नहीं है जितना खर्चे हैं, तो वो डिफरेंस कितना आ रहा है, दैट विल बी योर आंसर। तो यहाँ पर जब आप कैलकुलेट करोगे, मैंने आपको एक एक आइटम का वो बता दिया है, तो व्हेन यू विल कैलकुलेट यू विल गेट द आंसर, एंड द आंसर विल बी ऑप्शन ए। ठीक है जी। सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। क्या होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो? बैंक्स को अपने पास एक तिजोरी मेंटेन करनी पड़ती है, लेकिन उस तिजोरी पर नाम लिखना होता है आरबीआई का। यहाँ पर रखने होते हैं कैश, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और साथ में गोल्ड। ठीक है, और ये तिजोरी बैंक्स यूज कर सकते हैं नहीं, ये आरबीआई के ठप्पा लगकर बैंक्स के पास पड़ी रहती है, उसमें पैसा एड ऑन होता रहता है। सो एसएलआर requires to maintain fixed percentage of net demand and time liabilities, yes, in the form of liquid assets, yes, liquid asset, ये तीनों liquid assets ही हैं, कभी भी बेच सकते हो, ठीक है, उन पे आपको रखना होता है। SLR can be maintained in cash, gold and approved government securities, बिल्कुल सही बात है। SLR is used by Reserve Bank of India as a monetary tool to regulate credit flow। ऐसा क्यों करवाता है आरबीआई, अपने नाम की तिजोरी क्यों रखवाता है बैंक्स में? ऐसा इसलिए करवाते हैं क्योंकि कल को अगर बैंक्स को जरूरत हो तो वो यहाँ से पैसा निकाल सके, है ना, टू रेगुलेट द मनी सप्लाई। अगर बैंक आरबीआई को लग रहा है कि यार बहुत ज्यादा पैसा है इकोनॉमी में, है ना, हमें थोड़ा कम करनी है मनी सप्लाई, तो क्या करेंगे, एसएलआर को बढ़ा देंगे, तो बैंक्स को ज्यादा कैश यहाँ रखना पड़ेगा, लेंडिंग में वो कम दे पाएंगे, एंड दिस इज हाउ दे रेगुलेट, दिस इज हाउ आरबीआई रेगुलेट्स द मॉनेटरी पॉलिसी। SLR can be maintained in the form of cash balances with RBI. It is not supposed to be with RBI, it is supposed to be with the bank itself. So statement 4 is not all correct. ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा that will be option A. A manufacturing unit reports the following data for the current financial year. इन्होंने बताया कि आउटपुट इंक्लूडिंग चेंज इन इन्वेंट्री था 875 करोड़, इंटरमीडिएट कंजम्पशन बीच का जो सेकंड लेवल है उसकी है 460 करोड़। इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज यहाँ पर दी हैं, आपको निकालना है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, फैक्टर कॉस्ट बाद में समझेंगे, पहले तो मैं समझू ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या होता है। मैन्युफैक्चरिंग के हर एक स्टेज पर एक सीड है, फॉर एग्जाम्पल सीड से मैंने वीट उगाया, वीट से ब्रेड बनाई, ठीक है, तो सीड 10 रुपए का आ गया, है ना, जो मैंने वीट उगाया वो 100 रुपए का है, ब्रेड मेरी 150 की जा रही है। हर एक लेवल पर कुछ वैल्यू ऐड हो रही है, दिस इज कॉल्ड, इन जब सब हर एक वैल्यू को हम ऐड कर लेते हैं दैट इज कॉल्ड ग्रॉस वैल्यू एडेड। तो पहले यहाँ पर ग्रॉस वैल्यू एडेड कितनी है, दैट इज 875 माइनस 460, राइट। सो इट विल कम आउट टू बी, लेट मी गेट माई कैलकुलेटर, मैथ्स मेरी इतनी अच्छी नहीं है, इकोनॉमिक्स अच्छी है, ठीक है, तो 460, 415 यहाँ पर आ गया आपका ग्रॉस वैल्यू एडेड। अब आपको ये निकालनी है फैक्टर कॉस्ट पे। फैक्टर कॉस्ट का मतलब है कि भाई इसमें तो देखो ये तो पूरी की पूरी बात हो रही है ना, इसमें टैक्सेस भी इंक्लूडेड है, लेकिन हमने फैक्टर कॉस्ट पे निकालना है, यानी कि हमने टैक्सेस का जो इफेक्ट है वो यहाँ से हटाना है। तो कैसे हटाओगे आप हटाओगे टैक्सेस को रिमूव करके। तो यहाँ पर एक बात बताओ, 40 करोड़ माइनस कर दे? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो 40 करोड़ के टैक्सेस हमने दिए थोड़ी ना है, हमने सब्सिडीज जो हैं उसमें से हटाई हैं। 40 करोड़ के टैक्स थे, 15 करोड़ उसमें से सब्सिडीज थी, यानी कि टैक्स नहीं देना पड़ा। सो दैट मीन्स 25 करोड़ इज द नेट टैक्स दैट आई हैड टू गिव। ठीक है, तो इसमें से 15, जब लाख में 15 करोड़ मैंने माइनस कर दिया, 25 आया, तो 415 दैट इज योर वैल्यू एडेड माइनस 25 विल बी इक्वल टू व्हाट, 390।
ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इट विल बी ऑप्शन ए। एक्सक्यूज मी। So GDP by the expenditure method is calculated by summing which of the following components? Okay, एक्सपेंडिचर मेथड से रिलेटेड मैंने एक इमेज आपको बोली थी कि आपको दिमाग में रखनी है। एक बच्चा है, एग्जाम दे रहा है और उसमें सिगरेट है उसके सामने रखी हुई, राइट? तो इससे रिलेटेड हमने सिगरेट, CIG शुड नॉट बी यूज्ड इन द एग्जाम, ठीक है, नहीं यूज करनी, तो इसलिए x माइनस एम। ये था आपके एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला, CIG x माइनस एम। दिस इज व्हाट एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, दैट इज नेट एक्सपोर्ट। CIG is what? Consumption, investment and government expenditure. तो यहाँ पर कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इन तीनों चीजों को दर्शा रहा है? कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉइज, रेंट, ये वो नहीं। प्राइवेट कंजम्पशन, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, इन्वेस्टमेंट एंड नेट एक्सपोर्ट्स। यस, सो बी वुड बी द करेक्ट आंसर हियर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। ये होता है आपका डिमांड कर्व। इसमें अगर तो ऊपर नीचे इस पॉइंट पे लेकर जा रहे हैं तो मतलब आपके प्राइस में चेंज आया है। लेकिन अगर ये डिमांड कर्व ही पूरा का पूरा राइट में शिफ्ट कर जाए, इसका मतलब है कि प्राइस में तो कोई चेंज नहीं है, लेकिन अदर फैक्टर्स में बहुत सारा चेंज है। अदर फैक्टर्स में फेवरेबल चेंज है तो ये पूरा राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, अगर अनफेवरेबल चेंज है तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ये डिमांड ग्राफ क्या दिखाता है? रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। ये कॉन्सेप्ट अभी इमीडिएट समझ ना आए, अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, स्पेशली इफ यू आर फ्रॉम नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड। ये आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा कॉन्सेप्ट, देन यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन बेटर। So the entire demand curve moves right and left and right due to non-price factors. Is it true? Non-price factors की वजह से घूमता है, बिल्कुल सही बात है। डिमांड चेंजेस ओनली बिकॉज ऑफ प्राइस ऑफ द सेम गुड? नहीं, प्राइस तो चेंज होता ही नहीं है, प्राइस रिमेन्स अनचेंज्ड, ठीक है, तो ये सही नहीं है। इनकम, टेस्ट, पॉपुलेशन, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स कॉज डिमांड टू चेंज एट एवरी प्राइस लेवल, ठीक है। ये अदर फैक्टर्स हैं, और अदर फैक्टर्स जब चेंज होंगे तो हमारे कर्व में चेंज आएगा, बिल्कुल आएगा। अ फॉल इन द प्राइस ऑफ गुड इंक्रीजेस क्वांटिटी डिमांडेड लीडिंग टू शिफ्ट इन। अब यहाँ पर बोला है कि भाई प्राइस अगर गिर जाए तो, लेकिन यहाँ पर प्राइस चेंज हो सकता है क्या? अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर प्राइस चेंज नहीं हो सकता, तो ये सही नहीं है। 1 एंड 3 जो है यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट्स है, ए आपका आंसर हो जाएगा। विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर्मूला फॉर एनडीपी कैलकुलेटेड एट फैक्टर कॉस्ट? तो ये मैंने आपको बताया ही अभी कि एनडीपी जो भी आपका आया है उसमें आपको एडजस्ट करनी होती हैं जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज, तो नेट टैक्सेस जो है वो आपको उसमें एडजस्ट करने होते हैं। तो यहाँ पर एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ है, तो उसमें से आपको टैक्सेस जो मार्केट प्राइस दिया हुआ है आपको फैक्टर कॉस्ट तक जाना है, यानी कि आपको मार्केट प्राइस, मार्केट में जिस प्राइस पर वो बिक रहे हैं उसमें से टैक्स का एलिमेंट हटाना है, ठीक है, तो आपके पास फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। तो ए जो है यहाँ पर करेक्ट फॉर्मूला दिया हुआ है। द फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल टिपिकली इंक्लूड, क्या होता है फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल में? रिकवरी फेज, वेयर यू वेयर आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम बिगिन टू राइज आफ्टर अ स्लो डाउन। ये बिल्कुल सही बात है, ऐसे 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 बनती है आपकी बिजनेस साइकिल, ठीक है। दिस इज व्हाट, दिस इज बूम, ये डिप्रेशन, दिस इज ऊपर जा रहे हैं जब रिकवरी हो रही है, हम वापस ब्लूम कर रहे हैं, और दिस इज रिसेशन, ठीक है, नीचे जा रहे हैं जब। सो रिकवरी फेज वो होता है जिसमें ये सब चीजें राइज करने लगती हैं आफ्टर स्लो डाउन, बिल्कुल सही बात है। पीक फेज है जहां पर इकोनॉमी फुल कैपेसिटी पर ऑपरेट करती है और ग्रोथ जो है वो मैक्सिमम पॉइंट पर रीच करती है, दिस इज ऑल्सो ट्रू। डिप्रेशन फेज, वेयर द इकोनॉमी ग्रोज रैपिडली एंड इन्फ्लेशन इंक्रीजेस, इट डज नॉट ग्रो रैपिडली, बल्कि यहाँ पर एक बहुत मेजर डाउनफॉल देखने को मिलता है, तो ये सही नहीं है। रिसेशन फेज मार्क्ड बाय फॉलिंग आउटपुट, नीचे जाता हुआ आउटपुट, इन्वेस्टमेंट भी कम होती है और कंज्यूमर डिमांड भी नीचे जाती है, तो ये बिल्कुल सही है। बड़ा जनरलाइज सा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, ए यहाँ पर आंसर हो जाएगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर दैट डज नॉट क्रिएट एनी एसेट फॉर द गवर्नमेंट, पेमेंट्स मेड फॉर सैलरीज, पेंशन, सब्सिडीज, इंटरेस्ट, spending that results in long-term creation of capital assets and expenditure required for normal functioning of government departments।
तो क्या होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? जो रोजमर्रा के खर्चे आपके जो ज़रूरी हैं अपने आप को चलाने के लिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, इन दिस केस गवर्नमेंट को चलाने के लिए, उनको बोलते हैं हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसमें हम कोई एसेट बिल्ड कर रहे हैं नहीं, हम सिर्फ अपने खर्चों का, दूध पानी चाय सब्जियां, इनका हिसाब रख रहे हैं, ठीक है, जो रेगुलर एक्सपेंसेस है रनिंग के लिए, ऑपरेशनल रनिंग के लिए ज़रूरी है। कैपिटल एक्सक्यूज मी, किसी भी तरह का कैपिटल एसेट यहाँ पर नहीं बनता है। तो यहाँ पर जो डज नॉट क्रिएट एनी एसेट, सही बात है। पेमेंट्स मेड फॉर सैलरीज पेंशन ये रेवेन्यू में आती हैं। लॉन्ग टर्म एसेट्स नहीं आते हैं, और नॉर्मल फंक्शनिंग के जो डिपार्टमेंट्स की है उसके लिए ये यूज होता है। तो 1, 2 एंड 4 है आपका आंसर यहाँ पर। M1, M2, M3 एंड M4 रिप्रेजेंट, ठीक है। अब ये मनी सप्लाई की बात हो रही है, और मनी सप्लाई में अलग अलग लेवल ऑफ मनी सप्लाई, हमारे पास 4 लेवल्स ऑफ मनी सप्लाई होते हैं, ठीक है। उसमें हर एक लेवल में M1 से लेकर M2, M3, M4 है ना, इन सभी में दो चीजें तो आती ही हैं विच इज कॉमन, दैट इज करेंसी विद पब्लिक एंड डिपॉजिट्स, अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई, ठीक है, अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई एंड करेंसी विद पब्लिक, ये तो इन सभी का पार्ट है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, M1 इंक्लूड्स करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक्स एंड अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। तो ये सही बात है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। M3 इंक्लूड्स M1 प्लस टाइम डिपॉजिट्स विद बैंकिंग सिस्टम। अब देखो पता है क्या होता है, ये मैं थोड़ा आइडिया दे ही देती हूँ आपको। यहाँ पर है आपके बैंक में होने वाले डिपॉजिट। मनी सप्लाई क्या है, मनी सप्लाई सिर्फ आपको ये बताता है कि पैसा कहाँ कहाँ घूम रहा है, ठीक है, पैसा कहाँ कहाँ घूम रहा है, कहाँ कहाँ स्टोर किया जा सकता है। तो जैसे जैसे हम M1 से M2 की तरफ जाते हैं, जो एक्सपेंशन है अलग अलग एरियाज की जहाँ पर पैसा रखा जा सकता है, वो इंक्रीज हो जाता है। ये सिंपल शब्दों में, लेमन लैंग्वेज में मैं आपको बता रही हूँ। M1 में, M2 में, M3 में, M4 में ये दोनों एलिमेंट्स तो आते ही हैं। M1 में सिर्फ आता है बैंक के पास रखे गए डिमांड डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट मतलब सेविंग डिपॉजिट, कभी भी निकाल सकते हो। टाइम डिपॉजिट मतलब आपकी एफडी हो गई, आरडी हो गई, है ना। और पोस्ट ऑफिस में भी सेम चीज करी जा सकती है, और दोनों तरीके की डिमांड डिपॉजिट भी और टाइम डिपॉजिट भी। तो M1 जो है उसमें सिर्फ डिमांड डिपॉजिट होते हैं। M2 में डिमांड डिपॉजिट ऑफ योर बैंक एंड पोस्ट ऑफिस हो जाता है। M3 में डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट हो जाते हैं, और M4 में चारों चीजें हो जाती है। अब इसके बेसिस पर आप ये आंसर कर सकते हो। M3 इंक्लूड्स M1, ठीक है, M3 में M1 के एलिमेंट आ रहे हैं प्लस टाइम डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम। तो टाइम डिपॉजिट विद बैंकिंग सिस्टम भी आ रहा है, तो ये बिल्कुल सही है। M4 इज द ब्रॉडेस्ट मेजर ऑफ मनी सप्लाई, इसमें M3 प्लस ऑल डिपॉजिट्स आ जाते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। M4 में तो सारा कुछ ही आ रहा है। M2 इज M1, M2 क्या है, M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट्स, दैट इज डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ द पोस्ट ऑफिस। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है, मैंने आपको पहली टेबल में बता दिया ये, है ना। तो यहाँ पर करेक्ट जो हो जाएगा, सारी की सारी स्टेटमेंट्स है, डी वुड बी द करेक्ट आंसर। ISLM मॉडल, ठीक है, ये एक मॉडल है जो कि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में जब इंटरेस्ट की अलग अलग थ्योरीज पढ़ते हैं तो आता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व, एक कर्व बनता है जो कि इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग्स को दर्शाता है, और एक बनता है जो कि लिक्विडिटी ऑफ मनी यानी कि डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी को दर्शाता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको समराइज करके बड़ा छोटे में बता रही हूँ। द इक्विलिब्रियम ऑफ गुड्स, अब यहाँ पे पूछा ISLM मॉडल जो है वो क्या बताता है, ये बताता है इक्विलिब्रियम ऑफ गुड्स इन द इकोनॉमी थ्रू IS कर्व, जहाँ पर इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू सेविंग। यस, जब इक्विलिब्रियम बन जाए, इन्वेस्टमेंट सेविंग इक्वल हो जाए, तो IS का इक्विलिब्रियम निकल के आता है। जब LM कर्व में मनी डिमांड इज इक्वल टू मनी सप्लाई हो जाए, तो इक्विलिब्रियम LM का निकल के आता है। ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। द कंबाइंड इक्विलिब्रियम लेवल एंड इनकम डिटरमिन्ड बाय इंटरसेक्शन ऑफ ISLM कर्व, ठीक है, लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट एंड इनकम डिटरमाइंड बाय इंटरसेक्शन ऑफ ISLM कर्व, ये दोनों जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं वहां पर कंबाइंड इक्विलिब्रियम आता है, ये भी सही है। एक IS कर्व होता है, एक LM कर्व होता है, और जहाँ पर वो इंटरसेक्ट करते हैं वहां पर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इनकम डिफाइन होती है। A situation where changes in government spending affects only the LM curve and not the IS curve। अब ये सही नहीं है, पता है क्यों? क्योंकि जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग होती है, गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे दी,
ठीक है, गवर्नमेंट ने टैक्स बहुत इंक्रीज कर दिया, तो मुझे बताओ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी पे फर्क पड़ेगा कि आपकी इन्वेस्टमेंट या आपकी सेविंग्स के ऊपर फर्क पड़ेगा? कल को टैक्स इंक्रीज हो जाए तो आप सेविंग्स कम कर पाओगे, इन्वेस्टमेंट्स कम कर पाओगे। यही अगर टैक्स कम हो जाए तो ये सब चीजें इंक्रीज हो जाएंगी। सो इज द केस विद सब्सिडीज। तो गवर्नमेंट जब मूव करती है तो आईएस कर्व पर इम्पैक्ट होता है, ना कि एलएम कर्व पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज गलत लिखी हुई है, तो ये फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। बाकी अगर ये अभी बहुत अच्छे से समझ नहीं आया कोई बात नहीं, दिस इज अगेन वन ऑफ द कॉन्सेप्ट जिसको आपको थरली पढ़ना पड़ेगा, तब आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। बट बेसिक आइडिया मैंने आपको यहाँ पर दे दिया है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आरबीआई लिक्विडिटी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, एलएएफ आरबीआई की वो फैसिलिटी जहां पर इमरजेंसी केसेस में पैसा उठा सकते हो आप आरबीआई से, जिसमें कि एमएसएफ, रेपो रेट्स, रिवर्स रेपोज एंड स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी एसडीएफ आ जाता है। इसके बारे में आपने बताना है क्या चीज सही है। एलएफ ऑपरेट्स थ्रू रेपो एंड रिवर्स रेपो टू मैनेज शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी इन द बैंकिंग सिस्टम, बिल्कुल सही बात है। MSF allows scheduled commercial banks to borrow overnight funds from RBI dipping into SLR securities, ये भी सही बात है। जैसे ही उनको ओवरनाइट फंड्स की ज़रूरत होती है तो वो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, मतलब बैंक्स को जब भी ओवरनाइट लैंडिंग की ज़रूरत है, कोई दिक्कत आ गई, तो वो MSF का यूज़ कर सकते हैं। रेपो अंडर LAF इंजेक्ट्स लिक्विडिटी वाइल रिवर्स रेपो एब्जॉर्ब्स लिक्विडिटी। यस, अगर आपके पास बहुत एक्सेस पैसा है तो रिवर्स रेपो से आप आरबीआई में वो एक्सेस पैसा जो है वो पार्क कर सकते हो। एंड रेपो जो है इट इज़ यूज डायरेक्टली लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए, मनी सप्लाई को कंट्री में मेंटेन करने के लिए। अगेन ये चीज़ें अगर ऊपर से जा रही हैं कोई बात नहीं, ट्रस्ट मी इफ़ यू आर रीडिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, कोई बड़ी बात नहीं है, ऊपर से जा सकती हैं, लेकिन एक बार एलएफ पढ़ लोगे तो आपको ये सब कुछ समझ में आ जाएगा। एमएसएफ रेट इज ऑलवेज लोअर देन द रेपो रेट। क्या ऐसा है? नहीं, रेपो तो सबसे फर्स्ट वो है जो बैंक्स प्रेफर करते हैं। रेपो में भी नहीं हो पाया और भी, मतलब और भी कैश की ज़रूरत है और लैंडिंग की ज़रूरत है, तो इमरजेंसी में एमएसएफ की मदद लेते हैं और ये सबसे हायर रहता है। एलएएफ में सबसे हायर रेट पर एमएसएफ जो है आपको मिलता है। ठीक है, तो ये एमएसएफ ये सब क्या है? ये एक तरीके से लोन्स है, छोटे छोटे लोन्स, ओवरनाइट लोन्स, जो कि आप आरबीआई से मांग सकते हो एज अ बैंक। ठीक है, तो करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर हो जाएगी आपकी 1, 2 एंड 3। द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ मनी, फंक्शंस ऑफ मनी क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह काम करना, बिल्कुल सही बात है। स्टोर ऑफ वैल्यू की तरह काम करना, कि आज नहीं यूज करना कल करेंगे, ओवर टाइम, सही है, कर सकता है। मेजर ऑफ वैल्यू फॉर कंपेयरिंग वर्थ ऑफ डिफरेंट गुड्स, पहले क्या होता था? गाय के बदले अनाज, है ना, बार्टर सिस्टम। लेकिन अगर आधा अनाज चाहिए, मान लो ये 1 किलो अनाज है, आपको सिर्फ आधा किलो अनाज चाहिए, तो आप गाय को काटोगे क्या? वैसे तो इतने कम अनाज के लिए होता नहीं था बार्टर, बट एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है ना। तो कंपैरिजन के लिए, मेजरमेंट के लिए, इन सब चीज़ों के लिए पैसा का उपयोग करा जाना स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो मेजर ऑफ वैल्यू है, बिल्कुल सही बात है। एक्टिंग एज अ मेथड दैट इंक्रीजेस functioning of measure of value comparing the worth of different goods and services. Okay, so this is saying something else. Functioning as a measure of value for comparing the worth of different goods. ठीक है, ये भी बोल सकते हैं, या दिस इज करेक्ट। एंड एक्टिंग एज अ मेथड दैट इंक्रीजेस द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ फर्म्स डायरेक्टली थ्रू इन्वेस्टमेंट, ये सही नहीं है। ठीक है, दिस इज नॉट करेक्ट, क्योंकि ये कोई प्रोडक्शन कैपेसिटी को डायरेक्टली इंक्रीज नहीं करता। ठीक है, तो ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये है रिगार्डिंग द करेंसी मैनेजमेंट इन इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिंटिंग बैंक नोट्स ऑफ ऑल डिनोमिनेशंस एक्सेप्ट वन, सही बात है। कौन बनाता है 1 रुपी नोट? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाती है। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या बनाती है? 1, 2, 5, 10, हर तरीके के कॉइन्स जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाती है। ठीक है, ये जो कॉइन्स एंड 1 रुपी नोट है, ये लगभग 2% ऑफ द होल मनी डिनोट करते हैं, और बाकी 98% जो करेंसी नोट्स हैं, दे आर मेड बाय आरबीआई। RBI is responsible for minting 10 rupee coins as their high value coins. This is not correct. So correct statement is 1, 2 and 3. So A would be the correct answer. Chit fund companies in India regulated by which authority under the financial regulatory framework? तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है कि चिट फंड कंपनीज को कौन रेगुलेट करता है, तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो रेगुलेट करती हैं। सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
द फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट फेरा, जो कि एक बहुत ही रिस्ट्रिक्टिंग एक्ट था, जो कि बहुत रिजिड एक्ट था इन इट्स वेज, ये इंट्रोड्यूस किया गया 1947 में। और ये क्यों डिज़ाइन किया गया? टू लिबरलाइज द फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस एंड ओपन ट्रेड को प्रमोट करने के लिए? बिल्कुल नहीं, ये इनफैक्ट बहुत ही रिजिड था, और इसीलिए इसे रिप्लेस करने के लिए फेमा बाद में लाया गया, जिसने लिबरलाइज किया इस चीज़ को। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, तो रेगुलेशन एक्ट वाज ऑल अबाउट रेगुलेशंस, रिजिडिटी एंड रूल्स। मैनेजमेंट एक्ट जो है वो थोड़ा लिबरल था। इम्पोज स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग्स टू प्रोटेक्ट इंडियन इकोनॉमी। यस, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, रिप्लेस फेमा एंड इंट्रोड्यूस मार्केट डिटरमाइंड रेट्स? नहीं, इसने फेमा को रिप्लेस नहीं किया, फेमा ने इसको बाद में रिप्लेस किया, तो ये भी सही नहीं है। एंड अलाउ एक्सपोर्टर्स टू फ्रीली होल्ड फॉरेन करेंसी विदाउट रिस्ट्रिक्शंस? दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। ठीक है, तो बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा। सो इसके साथ ही वी हैव सक्सेसफुली कवर्ड 35 क्वेश्चंस। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको कैसा लगा पढ़कर। ठीक है, सो नाउ इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, लेट मी टेल यू कि हम कुछ कोर्सेज लेकर आए हैं अभी, जो बहुत मदद कर सकते हैं इस टाइम पर आपकी। तो अब आपने करना क्या है, edutap.in पर जाना है, और वहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके आप डिफरेंट कोर्सेज चेकआउट कर सकते हो। लाइव क्रैश कोर्स मिल जाएगा, जिसमें लाइव क्लासेस के थ्रू हम सब कुछ कवर करेंगे विद इन अ स्पैन ऑफ 60 days। एंड मास्टर कोर्स मिल जाएगा, जिसमें रिकॉर्डेड सेशंस मिल जाएंगे आपको, 15 से 20 मिनट की वीडियोस, जो आप अपनी कन्वीनियंस पे कभी भी देख सकते हो। मास्टर कोर्स इंडिविजुअल कंपोनेंट के लिए भी हमारे पास अवेलेबल है, IEIFS, PPB, है ना, हर एक कंपोनेंट, चारों कंपोनेंट्स जो हैं। एंड एट द सेम टाइम टेस्ट सीरीज भी हमारे पास यहाँ पर है, जिसमें कि प्रैक्टिस आपकी बहुत अच्छे से हो जाएगी, अगर आप सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट दे रहे हो और आपको चाहिए कि सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है। बेस्ट चीज़ इन कोर्सेज की ये है कि हम हर सेकेंड एंड फोर्थ सैटरडे पे, सैटरडे को 3 PM वी आर गोइंग टू हैव अ सेशन कॉल्ड द मेंटोर टॉक। वहाँ पर आप डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हो अपने मेंटोर्स के साथ, और कोई भी डाउट अगर आपका है तो आप उसे क्लियर कर सकते हो, नॉट जस्ट कंटेंट रिलेटेड। वो डाउट्स तो आप क्लास में थ्रू ईमेल्स भी क्लैरिफाई कर सकते हो, उसके अलावा मोटिवेशन के लिए, है ना, आपको पर्सनल अपना शेड्यूल बनवाना है, कोई भी चीज़, इट विल बी अ ग्रेट हेल्प। सो डू चेक इट आउट, राइट? सो विद दैट, आई होप दिस सेशन हेल्प यू, and I wish you all the very best for your preparation. Thank you.